हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अस्मा क्लासेस। और कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। मैंने अपनी सेहत के रिगार्डिंग जो भी आप लोग को बताया था, आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। काफ़ी दिनों बाद अब हमारी वीडियो शूट हो रही है। आज से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आज हमारी पहली क्लास होगी फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी का इसमें हम आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे और फिजियोलॉजी के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। थोड़ा और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आपको ये चीज़ बोर्ड पे भी बताते हैं। चलिए आइए बोर्ड पे चलते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फिजियोलॉजी है क्या चीज़ और इसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं। फिजियोलॉजी को हम बोलते हैं मुनाफे-उल आज़ा, ठीक है। और ये हमारा एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड है जो हमारे दो वर्ड से मिलके बना है, फाइसिस एंड लॉजिया, ठीक है। फाइसिस के मायने होते हैं नेचर एंड लॉजिया के मायने होते हैं स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ नेचर। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेरियस फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। फिजियोलॉजी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं और प्लांट फिजियोलॉजी के भी बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जनरल फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। उसके बाद आएगा ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे मसल्स फिजियोलॉजी के बारे में, उसके बाद में आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद रेनल फिजियोलॉजी एंड एक्सक्रीशन, फिर एंडोक्राइनोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड स्पेशल सेंसेस। ये सारी चीज़ें 11 पॉइंट्स हैं जो आपके फिजियोलॉजी के अंदर इंक्लूडेड हैं। इसके बारे में हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम जनरल फिजियोलॉजी शुरू करते हैं। जनरल फिजियोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है सेल। सेल यानी कि हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, उसे हम सेल बोलते हैं। ठीक, आप उसी तरह से समझ सकते हैं जिस तरह से मकान बनाने के लिए हमको ईंट की ज़रूरत होती है। अब ईंट के बनने में जिस तरह से कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, इसी तरह से सेल के अपने बनने में भी कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद में इस चैप्टर के अंदर हम सेल से जुड़ी कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम आपको बता दें कि हमें इस चैप्टर के अंदर किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जानेंगे कि सेल किस तरह से बन रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ नहीं है। उसके बाद सेल के बाहर जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिस तरह से ईंटों को चिपकाने के लिए मसाले की ज़रूरत होती है, उसी तरह से सेल के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, यानी सेल के अंदर जो भी हमारा लिक्विड होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उन लिक्विड में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, छोटे छोटे से, इन्हें ऑर्गन्स नहीं ऑर्गेनेल्स बोलेंगे क्योंकि ये बहुत माइन्यूट होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, जो सेल का मेन हेड होता है, जिसके अकॉर्डिंग सेल हमारी काम करती है। इसके बाद हम डीएनए एंड आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल है, जिससे बॉडी में डिफरेंट इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद हम आएंगे सेल एडेप्टेशन के बारे में। जिस तरह से इंसान को डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहने के लिए अपने आप को ढालना पड़ता है, इसी तरह से सेल भी अपने आप को डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाने के लिए ढालती है। वो हमारा हो जाएगा सेल एडेप्टेशन। उसके बाद हमें पढ़ना है सेल डेथ के बारे में। जिस तरह से हर जिंदा चीज़ को एक दिन मरना है, इसी तरह से क्योंकि सेल भी हमारी लिविंग चीज़ है तो इसको भी एक दिन मरना होता है। तो सेल डेथ, इसका भी एक प्रोसेस होता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे लास्ट है सेल डिजनरेशन, यानी कि हमारी सेल की टूट फूट हो रही है। जिस तरह से इंसान में जब कभी बचपन होता है, बचपन के बाद जवानी आती, जवानी के बाद बुढ़ापा, यानी बुढ़ापे में इंसान का डिजनरेशन होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से ये सेल का बुढ़ापा है, जिसके बारे में हम अंदर पढ़ेंगे। सेल चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को हेडिंग वाइज पढ़ना। तो आपको जैसे कि हमने बता दिया है कि सेल है क्या चीज़, यानी कि सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। उसके बाद हर चीज़ की एक अपनी खासियत होती है, जिसकी वजह से उसकी अपनी एक पहचान होती है। इसी तरह से सेल की भी अपनी कुछ खासियत हैं। तो चलिए उन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं।
सेल की सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि ये अब न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन इसके लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ये अपनी ग्रोथ के लिए एनर्जी बनाती है। तीसरी चीज़, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालती है। चौथी चीज़ की बात करें तो ये अपने ज़िंदा रहने के लिए एक ऐसे मीडियम को बनाती है जिसमें ये अपने आप को ज़िंदा रख सके। फिर इसके बाद आप बात करते हैं कि अगर कोई फॉरेन बॉडी बाहर से एंटर कर रही है तो ये उसके लिए इमीडिएट रिस्पॉन्स दिखाती है। इसके साथ साथ सेल डिवाइड करके रिप्रोड्यूस करती हैं। इसमें से एक एक्सेप्शन है न्यूरॉन, जो हमारी रिप्रोड्यूस नहीं करती। अब अगर हम सेल को कैरेक्टरिस्टिक को समझना चाहें तो हम एक नॉर्मल लाइफ, इंसान की नॉर्मल लाइफ से समझ सकते हैं। जैसे एक इंसान को अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां वो अपने आप को ज़िंदा रह सके। अब ऐसा तो नहीं है कि आप किसी इंसान को बर्फ़ में डुबो दें तो वो ज़िंदा रह जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें वो अपने आप को ज़िंदा रख सके। एनर्जी चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, अपने रिपेयर के लिए। टूट फूट हो रही है, चोट लग रही है, उसको रिपेयर होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब वो जो चीज़ें ले रहा है उसमें कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होंगे तो उनको बाहर निकालता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल। इसके साथ साथ उसको अपना नंबर बढ़ाने के लिए रिप्रोड्यूस करता है जिससे वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके। और जैसे सेल भी हमारी फॉरेन कोई भी चीज़ होती है, फॉरेन बॉडी हो, कोई भी इन्वेडर हो, उसको फॉरेन रिस्पॉन्स करती है। इसको भी आप नॉर्मल लाइफ से देख सकते हैं। जैसे हम किसी भी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हम फॉरेन हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज़ हमें नुकसान पहुंचा रही है। इसी तरह से सेल का भी रिस्पॉन्स होता है। सेल्स के बाद बात करते हैं टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यूज़ है क्या चीज़? टिश्यूज़ हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनके फंक्शन सिमिलर होते हैं, यानी कि एक टिश्यू पे जितनी भी सेल्स होंगी उनके फंक्शन एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं है कि सेम टिश्यू की हर सेल का फंक्शन अलग अलग हो। अब इन टिश्यूज़ को 4 मेजर टाइप्स में बांटते हैं, जिसमें हमारे हैं मसल टिश्यू। मसल टिश्यू यानी कि जिससे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स बनती हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं एंड कार्डियक मसल हैं। इसके बाद में बात करते हैं नर्वस टिश्यूज़ के बारे में, जो हमारे न्यूरॉन्स और उसकी सपोर्टिंग सेल से बनते हैं। फिर उसके बाद आता है एपिथेलियल टिश्यूज़, जिसमें हमारी स्क्वामस सेल होती हैं, क्यूबाइडल सेल होती हैं और कॉलमनर सेल्स होती हैं। इसके बाद बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखें। इसमें हमारे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज़ आते हैं, बोन्स आती हैं, कार्टिलेज और ब्लड। टिश्यूज़ के बाद हम बात करते हैं ऑर्गन्स के बारे में। ऑर्गन्स हैं क्या चीज़? डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज़ जो हैं, यानी कि कई सारे टिश्यूज़ के ग्रुप मिलके एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन हमारे कई सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें कई सारे ऑर्गन्स हैं। वो ऑर्गन्स हमारे किससे बने? ऑर्गन हमारे टिश्यूज़ से बने। और टिश्यूज़ किससे बने? सेल से बने। तो सबसे पहले सेल्स बहुत सारी मिलके बनाएंगी टिश्यूज़ के ग्रुप मिलके बनाएंगे ऑर्गन, और ऑर्गन से हमारा बनेगा सिस्टम, और एक सिस्टम पूरी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करेगा। अब बात करते हैं सेल किस तरह से हमारी फॉर्म होती है, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। सेल का स्ट्रक्चर बनने के लिए हमारी 2 बेसिक चीज़ें होती हैं, एक हमारी सेल बॉडी और दूसरी हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल बॉडी भी 2 चीज़ से बनती है, यानी कि बीच में उसमें एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस को चारों तरफ से सराउंड किया रहता है साइटोप्लाज्म। आइए आपको बताते हैं स्ट्रक्चर सेल का। ये सबसे बाहरी पोर्शन जो है हमारा, ये हमारा है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद में सबसे सेंटर पे ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को चारों तरफ से सराउंड किए हुए है ये हमारा साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में है ये गोल्जी एपरेटस। ये आपके सेक्रेटरी वेसल्स हैं।
आपके दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन क्यों ये हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके बाद में ये राइबोसोम्स हैं। ये जो दो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये सेंट्रियोल हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये पोर्शन जो है इसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये लाइसोसोम, ये एक आपका रफ सेल स्ट्रक्चर हो गया जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारी सेल किस तरह से फॉर्म होती है। अब इनके जितने भी सेल ऑर्गेनील्स हैं, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, इनके क्या क्या फंक्शन हैं, इनके क्या क्या कॉम्पोजिशन है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा, अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये हमारी प्रोटेक्टिव शीट होती है जो सेल बॉडी को चारों तरफ से कवर किए रहती है। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन हमारे तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे ज़्यादा पोर्शन सेल मेम्ब्रेन का जो बनाता है वो है प्रोटीन, जिसका परसेंटेज है 55। उसके बाद लिपिड जो कि हमारे 45% पोर्शन होता है, और सबसे कम पोर्शन में होता है कार्बोहाइड्रेट जिसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% होता है। इसके बाद बात करें सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, तो सेल मेम्ब्रेन को हम यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्टडी शो करती है कि इसकी 3 लेयर होती हैं, जिसमें सेंट्रल लेयर यानी कि जो बीच की लेयर होती है वो इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट होती है, और आगे पीछे के अंदर और बाहर की 2 लेयर वो इलेक्ट्रॉन डेंस होती हैं। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। सबसे मेन और सबसे पहला फंक्शन इसका प्रोटेक्टिव होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनील्स हैं उनका प्रोटेक्शन करती है। दूसरी इसकी है सिलेक्टिव परमेबिलिटी। सिलेक्टिव परमेबिलिटी मतलब कि कुछ चीज़ें ही उस मेम्ब्रेन को पार कर सकती हैं और बाकी चीज़ों के लिए वो एक बैरियर का काम करता है। ठीक है। इसका तीसरा फंक्शन होता है कि ये सेल का साइज मेंटेन करती है, उसका शेप मेंटेन करती है। अगर मेम्ब्रेन ना हो तो उसका साइज और शेप मेंटेन होने में दिक्कत होगी। इसके साथ साथ इसका एक एब्जॉर्प्टिव फंक्शन भी होता है, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही एब्जॉर्ब होकर अंदर की तरफ जाते हैं। इसके अलावा ये एक्सक्रीटरी फंक्शन भी करती है, यानी जो भी चीज़ें हमारी सेल के लिए ज़रूरी नहीं हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाहर की तरफ निकलता है। इसका एक और फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, यानी कि सेल को हमारी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारा मेटाबोलाइट वेस्ट है उसका बाहर निकलना भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। सेल मेम्ब्रेन के बाद अब हमारा अंदर का जो पोर्शन है उस पे हम आते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक हमारा जेली लाइक मटेरियल है जिसका 80% पोर्शन जो होता है वाटर का बना होता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स भी मिले होते हैं, जैसे प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एक्टोप्लाज्म और दूसरा होता है एंडोप्लाज्म। एक्टो यानी कि बाहर, या इसका मतलब आप नाम से भी समझ सकते हैं, यानी कि जो भी हमारा बाहर की तरफ या सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसे हम एक्टोप्लाज्म बोलते हैं, और एंडोप्लाज्म हमारा एक्टोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भरा हुआ होता है। इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनील्स भी होते हैं, जो कि आपने अभी डायग्राम्स में देखा था, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, तो आपको हर ऑर्गेनील का फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। इसको आप जितनी जल्दी याद करेंगे, जितने अच्छे से याद करेंगे, एग्ज़ाम में आपके उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। और हर ऑर्गेनील का डायग्राम भी आपको आना चाहिए।
आज की क्लास में बस इतना ही। अब साइटोप्लाज्म तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब ऑर्गेनील्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए और ख़ुद भी आगे से पढ़ के रखिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। एक और चीज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और हमारी वीडियो आपस में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।